तारीख थी 23 नवंबर 2025। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में एक मंच पर थे। दावा किया जाता है कि दोनों को पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर एक साथ देखा गया और यहीं पर संघ प्रमुख के सामने ही योगी आदित्यनाथ ने एक ऐलान भी किया और कहा, हमारे पास दुनिया के कई लोग, राजदूत, हाई कमिश्नर आते हैं और पूछते हैं कि क्या आरएसएस से आपका जुड़ाव है। हम कहते हैं कि हाँ, हमने आरएसएस में एक स्वयं सेवक के रूप में कार्य किया है। मंच पर मौजूद संघ प्रमुख मोहन भागवत धीरे से मुस्कुराए और फिर ताली बजाने लगे। संघ प्रमुख की मुस्कुराहट और योगी आदित्यनाथ के बयान, उनकी ताली ने उसी दिन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा को जन्म दे दिया कि 2027 के लिए बीजेपी ने अपना चेहरा आज ही बता दिया और वो चेहरा है एक बार फिर योगी आदित्यनाथ। अगले दिन यानी 24 नवंबर को आरएसएस प्रमुख की योगी आदित्यनाथ से अयोध्या में 90 मिनट की अकेली मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने इस कयास को सच्चाई में बदल दिया कि योगी और संघ में सब सेट हो गया है। इसका मतलब संघ 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गया। ये कोई बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर यह है कि संघ के इस रवैये से स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भाजपा के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। उसमें बहुत से फैसले संघ के अनुसार होंगे। संघ की जो कार्यशैली है उसमें ऊपर से फैसले नहीं सुनाया जाता। लंबी संवाद की प्रक्रिया के बाद एक फैसला लिया जाता है और इस बैठक से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि 2022 और 24 में यूपी में जिस तरह से कई बार योगी विरोधी अभियान चलाने की खबरें आई, उससे संघ ने पूरी तरह बंद कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी हाईकमान ने संघ की इस सोच पर मुहर लगा दी है? इस सवाल के पीछे की वजहों को आइए समझते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ राजनेता के साथ साथ एक रमता जोगी भी हैं। कहावत है, रमता जोगी बहता पानी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो दायरे में नहीं बनते, जो उन्हें ठीक लगता है वही करते हैं। और इस दावे को 100% किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने चरितार्थ भी किया, पीछे कुछ पॉलिटिकल जिस तरीके के इन्होंने निर्णय लिए उससे ये स्पष्ट होता है। अब 1991 में जब योगी उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तब वो एबीवीपी के सदस्य थे। छात्र संघ में चुनाव में उन्होंने एबीवीपी से टिकट नहीं मिला। उन्होंने छात्र संघ का चुनाव बतौर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार लड़ लिया, जो दूसरे नंबर पर आए, जबकि एबीवीपी का आधिकारिक उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा उस वक्त। अब 2002 में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बगावत कर दी और डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल को हिंदू महासभा के टिकट पर उतारा। अग्रवाल ने बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया। यानी योगी आदित्यनाथ जी को सिर्फ संगठन के नाम पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो संगठन वाले व्यक्ति नहीं है। प्रधान और चंद्रा की किताब के मुताबिक उनके कॉलेज के दोस्त कहते हैं कि शुरू से ही आरएसएस और धार्मिक चाहे सामाजिक मुद्दों ने किस तरीके से दिमाग में घर कर रखा है इनके। उदाहरण के तौर पर 89 से 90 में आरक्षण विरोधी आंदोलन में शामिल हुए और वीपी सिंह का पुतला भी दहन किया गया था। आरएसएस के लिए योगी यहीं आकर के फिट बैठते हैं, क्योंकि वो भले ही संघ की शाखा में कभी नहीं गए, लेकिन वैचारिक रूप से योगी आदित्यनाथ हमेशा संघ के साथ चले। और जहां तक कंट्रोल की बात है, तो बीजेपी में ऐसे कई मौके आए जहां ये देखा गया कि पार्टी आलाकमान से मतभेद के बाद भी मजबूत बने रहें। हालांकि उन चर्चाओं पर अगर जिक्र करें तो योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से इस पे खरे उतरे। अगर अब आरएसएस को खुले तौर पर योगी आदित्यनाथ जी को आशीर्वाद देते हुए देखा जा रहा है, तो ये ज्यादा मायने नहीं रखता कि वो संगठन वाले व्यक्ति हैं या नहीं, लेकिन जल्दी कोई नतीजा मत निकालिए जिससे ये नहीं माना जा सकता है कि वो पीएम मोदी के उत्तराधिकारी बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी को अभी कई मोर्चों पर साबित करना है, तभी वो भविष्य में दूसरे मोदी के तौर पर देखे जा सकते हैं देश में। योगी आदित्यनाथ जी को कई मोर्चों पर अपने आप को साबित करने की अभी जरूरत है। पहली बात समझते हैं हम, सांसद रहते हुए भी योगी आदित्यनाथ ने खुद को मठ और गोरखपुर तक सीमित रखा। वो कभी खुल करके राष्ट्रीय पटल पर नहीं आए। इसके चलते कई बार ऐसा महसूस किया जाता है कि उनके अपने लोग संगठन में नहीं हैं, ऐसे लोग जो उनके लिए पैरवी करें या लड़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी में बहुत लंबे समय तक अलग अलग भूमिकाओं में काम किया और इसीलिए उनके वफादार लोग और समर्थक सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में। एलके आडवाणी जैसे दिग्गज नेता का संरक्षण उन्हें कई मुश्किल दौर से निकालता रहा, खासकर जब वो मुख्यमंत्री थे। जब तक आडवाणी को मोदी की असली महत्वाकांक्षाओं का पता चला, तब तक मोदी के पास इतनी बड़ी फौज थी कि उन्हें किसी भी संरक्षक की तब जरूरत ही नहीं पड़ी। योगी आदित्यनाथ के पास दिल्ली में कोई बड़ा समर्थक या फिर वफादार उनका नहीं है। लखनऊ में भी बहुत कम है। सिर्फ खुद ही अपना ब्रांड एम्बेसडर होना किसी महत्वाकांक्षी नेता के लिए आदर्श स्थिति नहीं है। अब दूसरी बात,
देखिए, जातीय समीकरण नरेंद्र मोदी उस जाति से आते हैं जिसके इस दौर में राजनीतिक मायने और राजनीतिक पसंद बहुत ज्यादा है। यानी कि नरेंद्र मोदी के पास राजनीति से मेल खाती जाति की पहचान। लेकिन ठाकुर होना योगी के लिए फायदेमंद नहीं है। हो सकता है कि यह तर्क आपको कुछ संदर्भों में फिट, कहीं से अनफिट भी लगे, लेकिन जाति हमारे देश की राजनीति के मूल में है। इसीलिए इस सच्चाई को सिर्फ तर्क से खारिज नहीं किया जा सकता। तो गौर कीजिए, जब 2027 में जातीय जनगणना के आंकड़े आएंगे और ओबीसी समुदाय की ओर से और आरक्षण या हिस्सेदारी की मांग बढ़ेगी, तब एक ठाकुर नेता की स्थिति और संभावनाओं की कल्पना आप कीजिए कैसी होगी। योगी आदित्यनाथ को संघ का समर्थन और साथ उस वक्त मिला जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब बीजेपी भी ये समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में गड़बड़ होने का मतलब है 2029 में गड़बड़ी। जरा सोच कर देखिए, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से भाजपा की 30 सीटें और आई होती तो केंद्र में भाजपा का स्पष्ट बहुमत होता। लेकिन 2024 में संघ लगभग तटस्थ मुद्रा में आ गया और इसकी वजहों पर चर्चा यहां निरर्थक है। लेकिन संघ की सियासी सार्थकता लोकसभा चुनाव के बाद जब दिखी, संघ सक्रिय रूप से भाजपा के साथ जुटा, तो उसका नतीजा महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और जम्मू में सबके सामने है। तो क्या संघ के दखल और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा उत्तर प्रदेश की जो सियासी सच्चाई है उसको स्वीकार कर लिया जाए? आने वाले दिन फिलहाल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यह तय हुआ है कि लखनऊ में एक विराट हिंदू सम्मेलन होगा। तो 2027 के लिए दो मुद्दे तय हो गए, एक विकास, दूसरा हिंदुत्व, और उसमें जुड़ेगा कानून व्यवस्था की स्थिति और योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व। समाजवादी पार्टी नया सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव अपनी कोई लकीर बनाने की जगह योगी आदित्यनाथ की बड़ी लकीर को छोटा करने की कोशिश में है, जो दिन पर दिन और बड़ी होती जा रही है। और इसका सबसे ताजा प्रमाण बिहार विधानसभा चुनाव में जो हार मिली है वो है। यानी उत्तर प्रदेश में बीते एक महीने में संघ की सक्रियता ने प्रदेश के सियासी समीकरण और 2027 के एजेंडे को सेट कर दिया था। और बीजेपी के लिए इस एजेंडे का बड़ा चैप्टर आरएसएस ने लिखा है, जिसके मुख्य किरदार के तौर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने योगी आदित्यनाथ को ही माना। दूसरी बात, जातीय समीकरण। नरेंद्र मोदी उस जाति से आते हैं जिसके इस दौर में राजनीतिक मायने और राजनीतिक पसंद बहुत ज्यादा है। यानी नरेंद्र मोदी जी के पास मोदी जो सरनेम है, राजनीति से मेल खाती जाति की पहचान है, लेकिन ठाकुर होना योगी के लिए फायदेमंद नहीं है। तो आपको कुछ संदर्भों में फिट तो कहीं अनफिट लगे, लेकिन जाति हमारे देश की राजनीति के मूल में है और इसीलिए इस सच्चाई को सिर्फ तर्क से खारिज नहीं किया जा सकता। गौर कीजिए, जब 2027 जातीय जनगणना के आंकड़े आएंगे और ओबीसी समुदाय की ओर से और आरक्षण या हिस्सेदारी की मांग बढ़ेगी, तब एक ठाकुर नेता की स्थिति और संभावनाओं की जरा कल्पना कीजिए आप। इसीलिए संघ का समर्थन और साथ योगी आदित्यनाथ को जब मिला, जिस वक्त मिला, सबसे ज्यादा इस वक्त उनको ये जरूरत थी। 2027 में जो गड़बड़ी अगर बीजेपी के साथ होगी तो 29 में इसका असर होगा। और इसी वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव पर अगर आप ध्यान दें तो भाजपा की सिर्फ 30 और सीटें आई होती तो केंद्र में भाजपा का स्पष्ट बहुमत होता भाजपा के पास। 24 में संघ लगभग अड़ा हुआ था, इसी वजह पर चर्चा निरर्थक है। कुछ मुद्दे थे जिसको लेकर के बीजेपी और संघ के बीच में किस तरीके से खींचतान हुई है, उसकी खबरें भी लगातार सामने आती रहीं। लेकिन नतीजा सबके सामने, बीते कुछ राज्यों में जो चुनाव हुए तो संघ के दखल और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा उत्तर प्रदेश की सियासी सच्चाई को स्वीकार अब कर लिया गया है। आने वाले दिन फिलहाल इसी तरफ इशारा भी कर रहे हैं और ये तय हुआ है कि लखनऊ में विराट हिंदू सम्मेलन जो होने वाला है 2027 के लिए, ये बड़ा योगदान साबित होगा और किस तरीके से बीजेपी एक बार फिर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं अखिलेश यादव भी लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, इस बार उसमें जीत दर्ज की जाए। लेकिन अभी वो कोशिश धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अभी हमने बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो सक्रियता है संघ की यूपी में बढ़ी है 2027 के एजेंडे को सेट करने के लिए। बीजेपी के लिए इस एजेंडे का बड़ा चैप्टर आरएसएस ने लिखा, जिसके मुख्य किरदार के तौर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने योगी आदित्यनाथ को ही माना है और उन्हीं के साथ इसीलिए मंच पे नजर भी आए।